नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद से बाजार में भूचाल आया हुआ है। इसकी जद में जो भी बैंकिंग काउंटर्स आए वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। इसी बीच एक बैंक है जिसके नंबर्स आए तो जाहिर सी बात है, जब तमाम काउंटर्स बैंकिंग काउंटर्स में दबाव है तो इस स्टॉक में भी दबाव देखने को मिला और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके रिजल्ट्स आने के बाद आपको बताएं कि जो भी जितनी भी ब्रोकरेजेस फर्म है या फिर मार्केट एक्सपर्ट्स है वो साफ तौर पर इसके ऊपर बुलिश दिखे। तो ऐसे में समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक में आखिर ऐसा क्या है कि इसके जो नंबर्स आए उसके बाद स्टॉक में गिरावट है और उसके बावजूद भी जो ब्रोकरेज फर्म है, मार्केट एक्सपर्ट्स है, इसके ऊपर बुलिश क्यों हैं। और साथ ही इसके Q3 नंबर्स के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में इसके क्या क्या कंसर्न्स हैं या फिर ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तमाम चीज़ों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। तो फेडरल बैंक के Q3 नंबर्स को देखें तो फेडरल बैंक का जो मुनाफा है वो 25% बढ़कर 1007 करोड़ रुपए रहा है। बैंक का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में शुद्ध जो मुनाफा था वो करीब 804 करोड़ रुपए था। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी 3.19% रहा है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर के सबसे कम NIM रहे हैं। यानी कि पिछले 5 क्वार्टर के हिसाब से देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये पिछले 5 क्वार्टर के हिसाब से कम रहा है यहाँ पर। और अब वहीं बैंकिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें यानी NPA की बात की जाए तो ये भी करीब 2.29% है। इस साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये करीब पिछले साल 2.43% था, यानी कि इसके हिसाब से NPA में करीब 0.34% की गिरावट दर्ज की गई है। NPA में 0.34% की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर्स कैसे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो या फिर नोवामा हो या फिर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग जैसी ब्रोकरेज फर्म्स है, इनका स्टॉक के ऊपर क्या व्यू है। लेकिन पहले सुनिए राघवेंद्र जी को, जो मार्केट एक्सपर्ट्स है। देखिए हर्ष, जो स्टॉक के जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आ गया या बहुत खराब आ गया। इन द लाइन थे, एस्टिमेट इन द लाइन आए हुए हैं, वो अच्छे नंबर्स हैं, ठीक ठाक नंबर है। बट अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन एचडीएफसी का जो रिजल्ट का इम्पैक्ट आया, उसकी वजह से जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, सब में एक कोहराम मचा और सब में एक जो सेलिंग प्रेशर आ गया। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है आज जो बाजार जो जो ये स्टॉक नीचे आया फेडरल बैंक बाजार में, उसका वजह इसका मतलब रिजल्ट है या ऐसा कुछ है। ये ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पे एचडीएफसी ने बहुत बुरा असर किया, उसकी वजह से सारे स्टॉक्स नीचे आए। और मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक जो है थोड़ा सा जो इसका सप्लाई जोन है वो 155 160 के आसपास है, बहुत दिन से उधर ही जाके बार बार रुक रहा था। और अब आज ये फिलहाल 145 46 के आसपास है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन है। मुझे लग रहा है ये एक जोन ऐसा है जहां से बाई करना चाहिए स्टॉक को और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 160 रुपए का भाव दोबारा दिखाई देगा। मुझे इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ऐसा कंसर्न नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अगर ये 160 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा तभी ऊपर जा पाएगा। 160 के लेवल को क्रॉस करता है तब मुझे लगता है 190 क्या 220 230 तक जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन है। पिछले 4-5 महीने से 160 के आसपास जाके बार बार वहां से नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसका डिमांड जोन अभी आया है 140 45 46 का लेवल, ये बहुत अच्छा है, सपोर्ट पे है, बाई करना चाहिए। थोड़ा सा एनआईएम और जो है एनपीए को लेके कंसर्न है, मुझे लगता है अगले क्वार्टर में वो भी इंप्रूव हो जाएगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें बाई कर सकते हैं। तो आप राघवेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, साफ तौर पे वो स्टॉक के ऊपर बुलिश थे। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में टारगेट जो है 200 भी क्रॉस करेगा, लेकिन एक लेवल को जब वो ब्रेक करेगा तभी ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ में हम आपको एक जानकारी और दे दें कि जो फेडरल बैंक है उसमें झुनझुनवाला परिवार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इसके करीब परिवार के पास करीब बैंक के 7 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं। अगर आप इसको स्टेक के हिसाब से समझे तो करीब प्रतिशत की हिस्सेदारी झुनझुनवाला परिवार के पास फेडरल बैंक की है। अब कंपनी की कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो फेडरल बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बैंक जो है करीब 1931 से मौजूद है, यानी 1931 से ये बैंक है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 35,000 करोड़ है। जी हाँ, इसका मार्केट कैप जो है वो 35,000 करोड़ के आसपास है। अगर फेडरल बैंक के पीई की बात की जाए तो ये करीब 9.20 है, 9.20। जबकि इसके पीयर कंपनियों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए, चाहे वो येस बैंक हो तो उसका पीई 85 है, आईडीबीआई बैंक की बात की जाए तो वो करीब इसका पीई 15.48 है, और इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो वो भी करीब 15 के आसपास है। यानी कि 9 के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये पुराने जितने भी पीयर्स कंपनीज हैं उनके मुकाबले इनका जो प्राइस टू अर्निंग है बेसिकली वो बेहतर दिख रहा है यहाँ पर।
अब इसके बाद पिछले 3 क्वार्टर को देखें तो जून 2023 में जो अर्निंग पर शेयर रहा है इसका 4.16 रहा है, सितंबर 2023 में 4.23 रहा था, वहीं दिसंबर क्वार्टर में देखें जो तीसरा क्वार्टर रहा है अभी, वहाँ पे 4.26 रहा है। यानी कि लगातार हम देखें अगर इसको तो यहाँ पर भी अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईपीएस में देखें तो ईपीएस में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर पिछले 5 सालों का सीजीआर देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखें, तो उसके प्रॉफिट ग्रोथ में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 क्वार्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी देखें यानी आरओई देखें तो ये भी करीब 15%, 11 से बढ़ते बढ़ते 15% पे पहुंचा है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो एफआईआईज की हिस्सेदारी करीब 30% है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत अच्छी खासी हिस्सेदारी है, करीब 35% के आसपास इनकी हिस्सेदारी यहाँ पर है। अब यहाँ पे कंसर्न क्या है, तो पिछले 3 सालों में 12.5% की दर से यहाँ पे इक्विटी पर लो रिटर्न मिल रहा है, ये कंसर्न है। वहीं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी कंपनी करीब 82,000 करोड़ के आसपास है। ये कंसर्न है जो मैंने आपके सामने रखे, जो कि मार्केट एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है। अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस की, तो सबसे पहले जानते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या कहना है। तो उनका मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अपने निवेशकों को बढ़िया मुनाफा बनाकर दे सकता है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर टारगेट प्राइस को 175 रुपये कर दिया है। फेडरल बैंक का जो स्टॉक है वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो करीब आसपास करीब 147 के आसपास है, लेकिन उनका जो साफ तौर पर टारगेट जो है यहाँ पर 175 रुपये कर दिया गया है। अब ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात की जाए तो उन्होंने फेडरल बैंक के शेयर प्राइस को रिवाइज किया है। सस्ते वैल्यूएशन और कम जोखिम के अलावा बैलेंस बिजनेस मॉडल को देखते हुए ब्रोकरेज ने शेयर पर खरीदारी करने की राय दी है, बरकरार रखा है। और ब्रोकरेज ने बैंक के टारगेट को 180 से बढ़ाकर 185 रुपये कर दिया। जी हाँ, 185 रुपये कर दिया गया है। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है कि फेडरल बैंक के डिपॉजिट की लागत कुछ तिमाहियों में बढ़ी है और लोन सेगमेंट में पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। तो ब्रोकरेज ने फेडरल बैंक के शेयर के लिए 190 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। यहाँ पर येस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 195 का टारगेट यहाँ पर उन्होंने उस पर बरकरार रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी दे दें आपको कि फेडरल बैंक जल्द ही नए सीईओ का ऐलान करने वाला है, क्योंकि मौजूदा सीईओ जो है वो 24 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। अब मैनेजमेंट के बदलाव भी, जब मैनेजमेंट में बदलाव होगा तो साफ तौर पर शेयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी अहम माना जाता है। तो ये भी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था आपको बताने के लिए कि फेडरल बैंक किस तरीके से नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा था, अभी उसके नंबर्स किस तरीके से रहे हैं और यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म क्यों बुलिश हैं, क्या कारण थे, ये जो हमने आपको बताए। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।